शहरीकरण बहुत जल्दी से बढ़ रहा है और शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शायद आपको थोड़ी-सी आमदनी मिल जाती है, लेकिन जो आपकी जो रहने की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही खराब हो जाती है। गर्मी ज़्यादा बहुत पड़ने वाली है या बहुत ज़्यादा बाढ़ आने वाली है शहरों में। शौचालय ना होने की वजह से बड़े रेप के भी किस्से बनते थे। एक झुग्गी को लेके कम से कम हमको 2 ढाई साल से लेके 5-7 साल तक एक सुविधा लाने में लग जाते थे। जो जोश टॉक्स है उसने सिटी चैंपियंस की एक मुहिम शुरू की है। ये एक बहुत सारे महिलाओं में बदलाव लाने का कारण बनी है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम बीजल ब्रह्मभट्ट है और मैं महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ काम करती हूँ और ये संस्था गरीब श्रमजीवी बहनों के साथ काम करती है उनकी आर्थिक आज़ादी के लिए और उनके नाम पे मिल्कत या उनके आवास और पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए। आज हम करीब-करीब 9 राज्यों में 17 लाख से ज़्यादा बहनों के साथ श्रमजीवी बहनों के साथ काम करते थे। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं अपने आस-पास अपने घर में जो ये बहनें मेरे आस-पास रहती थी, तो मैं देखती थी कि वो मेरे घर के अंदर काम करने आती थी, झाड़ू-पोछा, बर्तन वगैरह करती थी। कई बार मैं काफ़ी बहनों को देखती थी कि वो रास्ते में से कचरा बीन के एक थैले में डालती थी, तो मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि ये बहनें क्या करती हैं, उनका जीवन कैसा है? तो मैं ये देख रही थी कि मेरे आसपास हर कोई ये चीज़ देखता था, लेकिन उसके लिए काम कोई भी नहीं करता था। तो मैं अहमदाबाद, गुजरात में मैं पैदा हुई और बचपन तो वैसे ही हँसते-खेलते गुज़र गया। जो मेरे पिताजी थे, वो अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफ़ेसर थे और माताजी थीं, वो शिक्षिका थीं। तो घर में तो एक मध्यम वर्ग का माहौल था, लेकिन अपने घर में भी मैंने देखा था कि मेरी माताजी के शिक्षिका होने के बावजूद उनके जो ट्रेडिशनल रोल थे वो इतने छूटे नहीं थे। मेरे पिताजी हालाँकि आईआईएम में थे और सोच उनकी बहुत आगे थी, लेकिन घर के अंदर उसका अमलीकरण बहुत कम था। मतलब माताजी काम करती थी, लेकिन उनको वो सब भी करना पड़ता था जो आमतौर पे एक स्त्री करती हैं। और वो कोई छूट नहीं रहा था घर के अंदर या समाज के अंदर उनका जो परिप्रेक्ष्य था वो। और पिताजी बहुत चूँकि वो आईआईएम में थे वो बहुत बाहर के देशों में जाते थे तो ये जीन्स पहनना मेरे लिए एक आम बात ऐसे हुई कि मेरे पिताजी बाहर से बड़े कपड़े लाते थे और वहाँ पे भारतीय कपड़े तो मिलते नहीं थे तो वो जीन्स ही लेके आ जाते थे। तो मैंने ऐसे पहनना शुरू किया तो उस समय कहीं मन में ये नहीं था क्योंकि आईआईएम के अंदर तो मेरे आसपास ऐसे लोग रह रहे थे, दूसरे प्रोफ़ेसर जो दूसरे राज्यों में से आ रहे थे और ये आम बात थी। लेकिन जब मैं जीन्स पहन के कॉलेज जाने लगी, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज थी जिसमें 300 स्टूडेंट के सामने सिर्फ 40 लड़कियाँ थीं, तो उनके लिए ये बहुत लड़कियों एवं लड़कों के लिए बहुत ही बड़ी बात बन गई। और उसको ये कहा जाने लगा कि जैसे मैं जीन्स पहन के जाती हूँ तो मेरा कैरेक्टर लूज़ है, जिससे मन में एक बहुत बड़ा झटका लगा। मुद्दा ये नहीं था कि मुझे जीन्स पहनना है, मुद्दा ये था कि अगर छोटा-सा भी हम बदलाव ला दें और एक बहन होके या एक लड़की होके, तो आपको कितना कुछ समाज से फेस करना पड़ता है। तो मुझे ये बहुत शिकायत होने लगी, मन में ऐसा हुआ होने लगा कि मैं इसके लिए कुछ करूँ। मैंने हमेशा मेरे दिमाग में ये एक सोच आई कि सिर्फ़ अच्छा बना के खिलाना या स्कूल भेजना, वो तो एक रोल है नारी का, लेकिन जब वो कमा भी रही है, तो वो क्यों ना ये दिखा पाए अपने बच्चों को कि किस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, किस किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। और उसमें उसे कैसे आगे बढ़ना है, वो एक कहीं पे दिमाग में मेरे बहुत ये बात चली। तो उसको लेके फिर हमने महिला हाउसिंग ट्रस्ट में काम करना शुरू किया। तो 1994 में हमने महिला हाउसिंग ट्रस्ट की स्थापना की
और चूँकि मैं सिविल इंजीनियर थी और झुग्गी-झोपड़ियों में जाती थी, तो और मैंने देखा कि बहनों का काफ़ी समय पानी लाने में या इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से वो आमदनी उनकी कम हो जाती है। तो मैंने मेरा विषय भी था, तो मैंने उसी से काम करना हमने सोचा कि हम शुरू करेंगे, और उसमें एक बहुत बड़ी महत्व की बात थी कि क्योंकि इस समय इन झुग्गी-झोपड़ियों को ये सुविधाओं घर के अंदर देने के लिए सिर्फ़ सरकार या तो म्युनिसिपैलिटियाँ काम करती थीं। तो और सबसे ज़्यादा असर इनकी बहनों पे होती थी, क्योंकि मैं देखती थी कि ये बहनें शौचालय ना होने की वजह से, जब शहर होता है तो उसमें तो खुली जगह बहुत कम होती है, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ता था। तो जब ये बाहर जाती थी तो यहाँ तक कि लोग पथराव करते थे, क्योंकि ऐसी कोई प्राइवेट जगह उनको मिलती नहीं थी। कई बार जो कम्युनिटी जो शौचालय होते थे, तो वो इतने गंदे रहते थे कि जब बारिश होती थी तो इसमें पानी भर जाता था। तो भरे हुए पानी में अगर बहनें बाहर नहीं जाती थी तो मानसून के सीज़न में उनको वैसे जाना पड़ता था। कई बार कुछ एरिया में झाड़ियों में जब ये जाती थी तो बड़े रेप के भी किस्से बनते थे। तो ये था कि उनको 3 बजे 4 बजे उठ के जाना है। दिन के समय में अगर उनको ये जो अब ये नेचुरल प्रक्रियाएँ हैं तो उनको रोक लेना पड़ता था। तो उनकी वजह से काफ़ी उनको बीमारियाँ भी हो जाती थी। और जो मान लो कि अगर कोई वृद्ध बहन है या अगर वो प्रेग्नेंट है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती थी। कई बार जो यंग लड़कियाँ हैं 12-15 साल की, तो उनके ऊपर भी जैसे लड़के वहाँ पे झाड़ियों में छिपे रहते थे जब वे ये शौचालय के लिए जाती थी। तो ये बहुत-बहुत दिल्ली में मैंने देखा कि जब कम्युनिटी टॉयलेट्स में बहनें जाती हैं, तो भाइयों और बहनों के साथ-साथ होते हैं, और वो अड्डे होते हैं चरस पीने के या जुगार खेलने के, और फिर बहुत ही शारीरिक शोषण बहनों का होता था। तो इन मुद्दों को लेके काम शुरू किया, और उसमें सबसे पहली बात ये थी कि भई सरकार के साथ काम करना पड़ेगा। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सरकार के साथ बातचीत करने के लिए म्युनिसिपैलिटी में जाना पड़ेगा। तो बाहर निकलना तो एक वो काम के लिए जाती थी, लेकिन ये कि आप जाओ और किसी के साथ बात करके अपना मुद्दा रखो, और वो भी जो एक सरकारी अधिकारी हो, तो बहुत दिक्कत आती थी। तो उनके घर में से भी कई बार ख़ास तौर से यूपी, बिहार की बहनें या माइनॉरिटी की जो बहनें रहती थी, मुस्लिम बहनें, उनको घर से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा उनको छुप-छुपा के वो आती थी धीरे-धीरे। पहले तो हमको निकालने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, 5, 6, 7 बार इन्हीं झुग्गियों में जाओ, बातें करो उनसे, उनसे ये कहो कि हम बहनें ही हैं। तो हम अगर आपको बाहर सरकार के साथ लेके जाएँगे तो आप प्लीज़ आइए, हम भाइयों के साथ बात नहीं करेंगे। जब वो निकलना चाहती थी तो कई बार झारखंड जैसे विस्तारों में ऐसा बोला गया कि जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत है, तो ऐसा बोला गया कि ये तो आपको कहीं ले जाके बेच देंगे। तो उनके घर में से ये बहुत एक बड़ा विरोध आता था। ना सिर्फ़ मुझे बहुत ही दुःख होता है कहने के, ना सिर्फ़ उनके घर के जो पुरुष सभ्य रहते थे, लेकिन उनके घर की जो दूसरी बहनें थीं, जैसे सास हैं या उनकी माएँ हैं, वो भी कई बार तो एक बहन होते हुए भी उनको सपोर्ट नहीं करती थी। तो उसमें सिर्फ़ एक ही तरीका था कि हम जाते रहें, जाते रहें, जाते रहें, और उनके कुटुंब के साथ, उनके फैमिली के साथ बातें करते रहें और उनको समझाते रहें। 5, 6, 7 बार ऐसी बातें होने के बाद एक ही झुग्गी के अंदर हम लोग उनको थोड़ा-सा हमारे साथ पहले तो हमारे ऑफ़िस उनको आने का शुरू करते थे, और वो ये एक सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। कई बहनें ऐसा बोलती थी कि मैं काम के लिए जाके आती हूँ अपने नज़दीक में या अपने किसी संबंधी के साथ, पति के साथ या जेठ के साथ, लेकिन अकेली मैं कभी नहीं निकली। तो बस कैसे पकड़ना, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, या रिक्शा वाले के साथ बात करके उस ज़माने में आना। तो वो धीरे-धीरे पहले हमारी ऑफ़िस आती थी, वहाँ पे हम उनको तालीम देते थे कि आपकी सरकार क्या है, शहर का विकास कैसे हो रहा है। सरकारी ऑफ़िसर को हम वहाँ पे बुलाते थे, जो उनसे बातचीत करते थे कि कैसे उनको शौचालय किस योजना से मिलेगा।
पानी कैसे मिलेगा? आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शुरू किया था, तो उसमें कैसे वो जुड़े? तो वो धीरे-धीरे, और ये प्रक्रिया लंबी चलती थी, मतलब एक झुग्गी को लेके कम से कम हमको 2 ढाई साल से लेके 5-7 साल तक एक सुविधा लाने में लग जाते थे। तो धीरे-धीरे, धीरे और जैसे फिर सुविधा आती थी, एक सुविधा आती थी तो विश्वास बढ़ता था। ये बहनें खुद बाहर नहीं निकलने लगती थी। तो और फिर सरकार से भी कैसे ये सुविधाओं के लिए एप्लीकेशन लिखना, खुद नहीं लिख पाती थी तो उनकी बेटियों या बच्चे जिनको थोड़ा बहुत लिखना आता था, उनसे लिखवा के ये लेके जाती थी। और जिसे हम अंग्रेजी में कहते थे कि सरकार के साथ पेशेंस और परसिवियरेंस, मतलब धीरज और छोड़ना नहीं किसी मुद्दे को लिया है। तो फिर ये होता था कि वो उनके घर में तो उनका मान-सम्मान बढ़ता ही था, क्योंकि उनकी वजह से ये सारी प्रक्रियाएँ हुई। उनके समाज में या उनकी जो बस्तियाँ थी, उनमें भी उनका मान बढ़ने लगा। तो धीरे-धीरे हमने इन बहनों को संगठित करके पूरी बस्ती का लीडरशिप लेने के लिए हम 12 से 15 बहनों को ऐसे तैयार करने लगे। और वो ना सिर्फ सरकार से, लेकिन जैसे अहमदाबाद में जो इलेक्ट्रिसिटी थी, वो अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी। तो उनके पास जाके उन्होंने लीगल इलेक्ट्रिसिटी की माँग रखी। सबके पास इल्लीगल था इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं था कि नहीं था। लेकिन उनको ये चाहिए था कि हम कैसे शहर के अंदर हम लीगल बने। हम जो दूसरे मध्यम वर्गीय शहरी हैं, उनके जैसा स्टेटस हमारा हो। हमारे पास कायदे की सारी सुविधा हो। तो वो एक प्रक्रिया उन्होंने अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ शुरू की। और इन हर एक चीज़ों में खास तौर से ये जो सुविधाएँ हैं वो मुफ्त नहीं मिलती हैं, उनमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पैसों से उनको देना पड़ता था। जैसे उन उस समय शौचालय के लिए उनको जो भी कॉस्ट होता था, उसका 1/3 उनको देना पड़ता था अपने घरों में से निकाल के। तो उनके लिए उन्होंने बैंक खाते खुलवाए, एक-एक करके उनमें अपनी छोटी-सी आमदनी में से पैसे काट के उन्होंने जमा करवाए। और फिर सरकार में उसको हम लोगों के साथ रह के जमा करवाया, और घर पे उनको ये सुविधाएँ मिली। मतलब जैसे आपके और मेरे घर में पानी का नल है या घर के अंदर, उस समय तो स्वच्छ भारत मिशन की बात कहीं नहीं थी। स्वच्छ भारत मिशन तो बाद में लगभग 2014 से ये आया। तो जब आया तो वो एक मुहिम बन गया, लेकिन उससे पहले इन बहनों ने लीडरशिप ले लेके अपनी बस्तियों में, अपनी शहरों में ऑलरेडी ये विकास का कार्य शुरू कर दिया था। तो कितनी ही बस्तियां हैं, करीब मैं कहूँगी आज 1000 से ज़्यादा बस्तियां हैं 9 राज्यों में, भारत के अंदर, जो महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ काम कर रही हैं। उनके घरों में नल हैं, शौचालय है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनके नाम पे उनके घर हो गए हैं। सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल मिशन आया तो उन इनके साथ बहनों ने बड़ी मुहिम छेड़ी। और धीरे-धीरे ये हुआ कि वो मोबाइल से जीपीएस के अपनी बस्तियों के लोकेशन लेना सीख गई। अपने ही नक्शे बनाने लगी अपने मोबाइल से, और उनकी बस्तियाँ कैसी हैं, ये सब डेटा ले जाके वो सरकार में देने लगी। तो शहर स्तर पे ये बहनें धीरे-धीरे नीति बदलाव करने लगी, अपने बस्तियों के तरफ़ी। और अभी जैसे हाल ही का मुद्दा है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की बहुत बात हो रही है, जो अभी का मुद्दा है, और इनफैक्ट ये इंटरजेनरेशनल है। तो आज ये उनको समझ में आएगा तो वो अपने बच्चों को, जिनको सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन की बात सहन करनी पड़ेगी, तो ये बहनों ने जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा भी समझा, जो शायद आजकल के मध्यम वर्ग के काफ़ी लोग नहीं समझते, और उनकी वजह से उनके जीवन कैसे बदलेंगे कि गर्मी ज़्यादा बहुत पड़ने वाली है या बहुत ज़्यादा बाढ़ आने वाली है शहरों में। और डेंगू वगैरह बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाढ़ की वजह से मच्छर वगैरह बढ़ेंगे। पानी बहुत ही कम होने वाला है, जिसके जो तो एक बड़ा मुद्दा अपनी सरकार ने ध्यान में लिया है, और उसके लिए जल शक्ति और हर घर नल का मिशन भी शुरू किया है।
तो जो ये जो मिशंस हैं सरकार के, उसमें ये आगेवानी लेने लगी और जलवायु परिवर्तन के लिए वो शहरों का साथ मिलके, अपने शहरों के साथ मिलके हीट पे कैसे काम किया जाए, हीट एक्शन प्लान बनाने लगी, मॉनसून एक्शन प्लान बनाने लगी। तो बात ये है कि ना सिर्फ घर से बाहर निकली, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी, उन्होंने आजकल का जो रेलेवेंट जो मुद्दे हैं उसके बारे में वैज्ञानिक समझ पाई और एक टेबल पे बैठ के वो सरकार और समाज के साथ, समाज के अन्य जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके साथ रह के उन्होंने ये मुहिम छेड़ी हुई है और ये आगेवानी ली हुई है। तो लगभग 17 से 20 लाख लोगों के जीवन पे असर पड़ा है, वो अपने शहर की चैंपियंस हैं और यहाँ तक कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये बहनें अब काम कर रही हैं। यहाँ तक कि महिला हाउसिंग ट्रस्ट कभी अगर उनके विस्तारों में नहीं रहेगा, तो भी उनकी जो नेतागिरी के गुण हैं और उनकी जो स्किल्स हैं, वो इस तरीके से बढ़ी हुई हैं कि ये जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है, वो रुकेगी नहीं। आज की तारीख में महिला हाउसिंग ट्रस्ट करीब भारत के 36 शहरों में ना सिर्फ गटर पानी, आवास का काम कर रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेके शहर का विकास किस तरीके से हो, जिसमें ये बहनें जो गरीब है, श्रमजीवी हैं, वो भागीदार बने। वो सिर्फ उस सुधार को पाएँ नहीं, वो सुधार लाने में भागीदार बने। उसकी ओर हमने काम किया है। सब करीब-करीब 17 से 20 लाख लोगों तक हम आज पहुँचे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि जो अपना देश है भारत, उसमें शहरीकरण बहुत जल्दी से बढ़ रहा है और शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शायद आपको थोड़ी-सी आमदनी मिल जाती है, लेकिन जो आपकी जो रहने की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही खराब हो जाती है। आपके पास शौचालय नहीं रहता है, छोटी-छोटी 12 फुट 10 बाई 12 फुट के एक कमरे में 25 लोग रहते हैं। और बड़ी गर्मियाँ लगती हैं, हमेशा बाढ़ आपके घरों में सबसे पहले आती है इन झुग्गी-झोपड़ियों में। तो और बड़े शहरों में तो ये होने लगा है, जो बहुत बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, लेकिन भारत के अंदर 350 से ज़्यादा ऐसे छोटे-छोटे शहर हैं, जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है अभी भी। यानी शहरीकरण कैसे ऐसा हो, जहाँ पे आमदनी तो बढ़ती ही है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छा हो, जलवायु परिवर्तन की असरें बहुत ही कम हो। तो वो हमने एक मुहिम इन बहनों के साथ छेड़ी है। तो जो जोश टॉक्स है उसने सिटी चैंपियंस की एक मुहिम शुरू की है। तो मैं समझती हूँ कि ये हैं जो सिटी चैंपियंस है, ये बहनों जिनके हाथ में शक्ति है और सिर्फ ये बहनें अकेली नहीं कर पाएंगी। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जब एक साथ में जुड़ेगी तो ये बदलाव धीरे-धीरे आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि सिटी चैंपियंस कैंपेन के द्वारा हम ऐसी बहनों को और ऐसी संस्थाओं को जोड़े जो शहर के विकास को गरीब तरफ़ी करें, तब ये बात बनेगी। तो उसके लिए मैं जोश टॉक्स को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। सिटी चैंपियंस जो अवार्ड है वो हमारी जैसी जो संस्थाएँ हैं, उनको सम्मानित करने भी आगे जा रहा है। तो उससे हमारी बहनें और हमारे जैसी संस्थाओं का बहुत ही मनोबल बढ़ने वाला है। तो मैं एक बार फिर से इसके लिए जोश टॉक्स को अभिनंदन देती हूँ। तो मेरे मेरे जीवन से मैंने ये सीखा कि समाज के निर्माण के लिए महिलाएँ बहुत ही ज़रूरी हैं। वो अपने घर से शुरू करती हैं, जहाँ अपना मुझे लगता है कि जब एक महिला माँ होती है तो इस देश में इस अपने पितृसत्ताक समाज में माँ के रूप में उसके पास बहुत पावर होता है। जो अपने जो पुरुष हैं घर में या अपने जो छोटे बच्चे हैं, जो बेटे हैं, उनको ये सिखाएँ कि वो महिलाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें और आगे बढ़ाएँ।
तो ये अगर ये अपने घर से शुरू होता है तो वो फिर समाज में जाता है और समाज से फिर वो देश के अच्छे निर्माण की ओर बढ़ता है, जिसमें 50% महिलाएं हैं। तो उनको आगे बढ़ाए बिना आप एक विकसित देश की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये मुहिम जो मैंने भले एक जीन्स से शुरू की थी, लेकिन आज ये एक बहुत सारे महिलाओं में बदलाव लाने का कारण बनी है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसके साथ जुड़ें और हमारे देश में, हमारे शहरों में ये बहुत बड़ा बदलाव है। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती हैं। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया के सपोर्ट के साथ आयोजित करता है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस आर्ट सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स, सर्विस डिलीवरी एंड अर्बन एंड म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। सिटी चैंपियंस के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.joshtalks.com/citychampions।